भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं अखिलेश सिंह सर। अखिलेश सर, डॉक्टर अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत धन्यवाद संदीप जी। और आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट प्रफुल्ल गुप्ता जी। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संदीप जी। दर्शकों, जो चर्चा चल रही है वो ऑफ कोर्स उसी बात पर होगी जो समय चल रहा है, जो ये काल चल रहा है, दैट इज़ इलेक्शंस 2024। और एक बात जो लगातार बार बार मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी पता चल रहा है, वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। तो आज का हमारा जो विषय है वो दो बातों पर है। एक तो वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग जो नहीं हो रही है या हो रही है तो किसकी कम हो रही है, और अगर आमतौर पर कम वोटिंग है तो वो क्यों नहीं होनी चाहिए, वोटिंग ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जनता को वो वोटिंग कैसे अफेक्ट करती है। तो ये दोनों बातों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अखिलेश जी से जानना चाहूँगा उनकी राय कि सर ये वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ी बहुत कम दिख रही है और फिर 2019 के कंपैरिजन में स्टेट वाइज किसी स्टेट में बढ़ी है, किसी स्टेट में कम हुई है, तो इस पर आपकी मतलब फर्स्ट आपकी क्या राय है सर? जो मोटी समझ है इसको लेकर के वो ये बता रही है कि इस बार जो सेकेंड राउंड का वोटिंग है उसका दिन शुक्रवार था, उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो मतदाता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मतदान के बजाय अपने पिकनिक पर ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी है। इस वजह से इस बार का मुझे लगता है कि ये वोटिंग परसेंटेज घटा है। ये भी किसका कारण है, ये इकलौता कारण तो नहीं हो सकता है, पर ये भी एक कारण हो सकता है। आप ये देखें कि जो आपने मतदाता सूची 15 साल पहले, 20 साल पहले बनाई थी, उसी को जितने चुनाव होते हैं उसमें हम लोग एक पुनरीक्षण का अभियान चलाते हैं। और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन अब तो 12 महीने इसमें नाम काटने और जोड़ने का अभियान चलाता रहता है। पर होना क्या चाहिए, जितनी भी मतदाता सूचियां हैं आपकी, इन सब को सिरे से शून्य करना चाहिए। नए सिरे से आप पांडुलिपि तैयार करिए, जो फ्रेश वोटर लिस्ट बनाने का तरीका है। जब तक उस तरीके से हम डोर टू डोर सर्वे करके पांडुलिपि बनाएं, फिर उनको ड्राफ्ट तैयार करें, ड्राफ्ट का प्रकाशन करें, दावे और आपत्तियां लें, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है संदीप जी, जिससे वोटर को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा जो चुनाव है, पूरा निर्वाचन है, उसकी पवित्रता की जो नींव है वो वोटर लिस्ट में होती है। अगर वोटर लिस्ट ही ठीक नहीं है तो फिर बाकी प्रक्रिया आपकी अपने आप दूषित हो जाती है। फिर आप किसी का दोष देते रहिए, किसी को कुछ बोलते रहिए। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, हमारी सरकारों का, हमारे इलेक्शन कमीशन का, कि जो वोटर लिस्ट हैं उनको शून्य करके नए सिरे से फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की जाए और फिर उस पर चुनाव कराए जाएँ। तो उससे आपका एक्चुअल निकल कर के आएगा कि लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, या लोगों के नाम हमने एक एक वोटर लिस्ट में 2-2 जगह रख लिए। कोई नाम रख लिया, फिर दूसरी एंट्री किसी नाम से कर ली, बोगस उसमें एंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत सारी इसमें जो वोटर लिस्ट हैं उसमें इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। तो इस पर काम करना चाहिए। मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जो बहुत बेसिक लॉजिकल मासूम सा सवाल है, क्या वोटर लिस्ट को आधार से कनेक्ट करके हम ये सारी प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं? आप देखिए, आपकी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कल्याणकारी राज्य ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, सरकार की 3 तरह की योजनाएं हैं। एक डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की बात होती है। वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें कल्याणकारी योजनाएं हैं, राशन, पेंशन, इस तरह की, हाउसिंग, बिजली। तो जहाँ कहीं सरकार रियायत देती है और अनुदान देती है, वो व्यक्तिगत रूप से देने वाली ये पेंशन योजनाएं और ये सब कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा हैं। तो जब आपने पेंशन स्कीम्स में आधार को मैंडेट किया तो देखा कि 2.5 लाख फर्जी आपको एंट्रीज मिली और ऐसे लोग मिले जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और उनकी पेंशन डिसवर्स हो रही थी, उनकी पेंशन जाती थी। सरकारी आंकड़े हैं, आप देखिए उसमें सरकार का कितना बड़ा फ़ायदा उससे हुआ आधार को इंट्रोड्यूस करने से। राशन में जब आधार फीडिंग और आधार सीडिंग को हम लोग लेकर के आए सिस्टम में, तो देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट कार्ड्स आपको मिले जिनको हटाया गया और उनकी जगह पर नए लोगों को
उसमें हम लोग लाभ दे पा रहे हैं। तो ये जब अपने कल्याणकारी योजनाओं में इसको आजमा लिया है, इस नुस्खे को कि आधार फ़ायदेमंद है। आप देखिए कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आज आप कहीं चले जाइए, सबसे पहले आपका आधार, बैंकिंग में आप देखिए आधार को अपने पैन कार्ड से रिलेट कर दिया और देखिए कितनी जेन्युइननेस उसमें आपने फाइंड कर ली, कितना बोगस डेटा उसमें था जो आपने पकड़ लिया। जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हो रहा है, जिसके आधार पर सरकारें तय हो रही हैं, उस डॉक्यूमेंट पर मुझे लगता है कि और हम लोगों को गंभीर होने की आवश्यकता है और इसको आधार से भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बायोमेट्रिक से भी इसका वेरिफिकेशन, जब हम लोग संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाते हैं तो उस संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को या वृहद पुनरीक्षण अभियान को, जिसमें हम डिलीशन करते हैं वोटर्स का, परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन, ये 3 तरह के काम करते हैं बेसिकली वोटर लिस्ट पे, तो ये सारा करते समय हम मैंडेटरी कर दें कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और बायोमेट्रिक से भी उसको हम लोग सर्टिफाई करें, तो उससे एक मतदाता दूसरी जगह, तीसरी जगह, 5वीं जगह वो नहीं होगा। फिर आपको एक्चुअल निकल के आएगा कि कितने % वोटिंग हो रही है। जी, ये बड़ी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर क्या है कि एक वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो गया, उसको नुकसान हो गया, इसकी बजाय जो एक उसकी बेसिक्स पर जो अखिलेश जी ने हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया कि वोटर लिस्ट का सही होना कितना आवश्यक है, क्योंकि वही नींव है उस वोटिंग परसेंटेज की। अब मैं प्रफुल्ल जी से भी जानना चाहूँगा कि सर, चलिए ठीक है, सर ने तो वोटिंग लिस्ट की एक अपनी बात बताई, पर आपका क्या राय है, ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, पिछली बार की कंपैरिजन में बराबर है, या अन्य अलग अलग स्टेट्स में कहीं हाई है, कहीं लो है, इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है सर? फर्स्ट तो मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि वोटिंग परसेंटेज के डाउन होने का कोई भी एक फैक्टर नहीं है। इसमें कई फैक्टर्स हैं जो वोटिंग परसेंटेज को प्रभावित कर रहा है हमारे यहाँ। एक जो फैक्टर सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है समझ में आ रहा है, काफ़ी बार जो मतदाता है वो जो है जो अभी हमारी प्रेजेंट सरकार है, या तो उसके काम से इतना संतुष्ट है, जब भी हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज भाग रहा है। हमने 2009 के चुनाव के बाद में 2014 का चुनाव देखा, जिसमें इन्फ्लेट किया वोटिंग परसेंटेज जो है हमारा अप हुआ। उसमें हमारी सरकार को चेंज करने के लिए, जो पुरानी सरकार थी उसको चेंज करने के लिए जनता ने निर्णय लिया और परसेंटेज बढ़ा। जब 2019 का चुनाव आया तब शायद विपक्ष को लगा कि अब ये सरकार जो है इसको जनता उखाड़ फेंकेगी, तो फिर मतदाताओं ने जो है सरकार को एक बार और अधिक मत प्रतिशत से जो है जिताया, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ये सरकार चेंज ना हो जाए। कार्य सरकार के शायद जनता को इतने सही लगे कि इस बार उन्हें जो है उन्होंने उस तरीके से बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो कार्य से संतुष्ट है। जब भी हम वोटिंग बढ़ती है तो मानते हैं कि सरकार के अगेंस्ट में जा रहे हैं। यहाँ पर मतदाता कहीं ना कहीं सरकार के काम से संतुष्ट है। दूसरा जो है फैक्टर जो मुझे नज़र आता है, मौसम है, इस कारण से जो है। और तीसरा जो कारण है, अभी आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स के पीरियड हैं, शायद वो तैयारियों में बिज़ी है, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ कह सकते हैं। अभी अपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के हैं, काफ़ी सारे कारण होते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि मतदाता कहीं ना कहीं वो भी जो है इस सरकार के काम से संतुष्ट है। सर, इस आपके इसी पहली वाली जो बात आपने कही कि मतदाता संतुष्ट है, तो आपने कहा कि 2014 में एक मतदाता था जो सरकार को हटाना चाहता था, तो जाहिर सी बात है मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है भारत में, वो भी इस सरकार को तो हटाना ही चाहता है, भले उसको डेवलपमेंट अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, इस सरकार के बस होने से तकलीफ होगी उसको, एक बड़ा वर्ग है ऐसा। तो क्या वो भी अंततः संतुष्ट हो गया है इस सरकार के होने से, या वो क्यों नहीं निकल रहा है? अगर क्या उसको वो तो निकलना चाहिए था बाहर। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनली वो मतदाता भी कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में ये समझ चुका है कि जो सरकार कार्य कर रही है वो उनके लिए भी कार्य कर रही है। यहाँ पर कोई भी योजना, चाहे वो राशन योजना हो, चाहे वो मकान देने की योजना हो, चाहे वो सुरक्षा की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, उन सभी पर
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने सभी विषयों को जो है कवर किया है। वो कहीं ना कहीं उस सरकार से डर नहीं रही है और कार्य कर रही है, मुझे जो महसूस होता है। मैंने काफ़ी मतलब ग्राउंड पर भी हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो मुझे यही समझ में आया जी। बड़ा ही सारगर्भित जवाब दिया सर कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जो एक्चुअल मतदाता है, सरकार इंसानों तक पहुंची है और बीच के मिडिलमैन को हटा दिया है और सरकार एक्चुअल जनता तक पहुंची है और सब कुछ लेके पहुंची है। एयरपोर्ट भी लेके पहुंची है, हाईवेज भी लेके पहुंची है, बिजली लेके पहुंची है, सुरक्षा लेके पहुंची है, बम नहीं पट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, राशन लेके पहुंची, कोविड की महामारी के दौरान पहुंची, वैक्सीन लेकर पहुंची, तो हर स्ट्रेटा के लिए पहुंची, मतलब अमीरों के लिए भी पहुंची, मिडिल क्लास के लिए भी पहुंची। भाई आज की डेट में 7 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, डेटा आपका सस्ता हो गया है काफ़ी हद तक, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछ रहा है, सब जगह पहुंच रहा है, तो मिडिल क्लास के लिए भी सब बहुत कुछ है। फिर ऑफ कोर्स गरीबों के लिए जितनी योजनाओं की आप लोगों ने बात की, तो इसी से जुड़ता हुआ सर मेरा एक और सवाल कि एक सरकार है वो 5 साल कार्य करती है, सबके लिए कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके लिए, तो और उसमें क्या है, वो सरकार बनती है हमारे वोट से, और वोटिंग मेरे ख्याल से फिर इस प्रकार से है कि हमारा दायित्व भी बन जाता है हमारे देश के लिए, और यह एक हमारा अपना जो हम फैसले लेने का अधिकार किसी को सौंप रहे हैं, तो वो सौंपने का प्रक्रिया जो है चुनाव की ही प्रक्रिया है। पर ये वोटिंग, इसका मतलब है कि राजनीति हमारे जीवन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो अगले डॉक्टर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये वोटिंग, ये चुनाव, ये प्रक्रियाएं, इसको हम और आप इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसका आम जनता से क्या जुड़ाव है? आखिर आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता को देखते हैं, आम जनता कोई कह भी सकता है ना कि भाई एक दिन नहीं गए वोट देने क्या फ़र्क पड़ जाता है, कौन आएगा, कुछ हैं जानने वाले हमारे, उनकी बातचीत में कि कोई भी सरकार आ जाए वो ध्यान नहीं देती है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई निरूप हुई हमको कहानी, वो अलग भी मोड रहता है बहुत लोगों का। तो क्या वाकई ऐसा है क्या? बहुत बहुत बार ये देखा गया संदीप जी कि लोगों में एक इत्मीनान होता है कि ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, तो एक स्थायी भाव आ गया मतदाता के दिमाग में कि ठीक है, हम नहीं भी जाते हैं तो भी सरकार तो बनी रही है, हमारी विचारधारा जो है उससे तो हम जुड़ ही रहे हैं। विपक्षियों के साथ भी यही स्थिति मुझे देखने को मिल रही है, उनमें भी एक स्थायित्व आ गया कि ठीक है, हम वोट बेसिकली विपक्ष को करते हैं लेकिन उनको जीतना तो है नहीं, कोई इस तरह का कंटेस्ट तो दिखाई दे नहीं रहा, तो उनमें भी एक आ गया, स्थायी भाव आ गया कि ठीक है, वोट देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो ठीक, हमारा वोट निर्णय की स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक ये भी कारण है। और आप देखें कि जब तक हिंदुस्तान में वन नेशन वन इलेक्शन वन वोटर लिस्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तब तक ये सारा विचलन, सारा विरोधाभास हमारे आपके बीच बनता रहेगा, ये सवाल बनता रहेगा। आप बताइए कि कितने करोड़ लोगों के पास आज हिंदुस्तान में बैंक खाते हैं, एक्यूरेटली हम लोग उस बात को जान पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से 7.25 लाख जनप्रतिनिधि एक बार एक चुनाव में जीत करके आते हैं, इतने पदों पर चुनाव होते हैं। पर हम ये क्यों नहीं जान पाते, हम क्यों कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाते कि हमारे वाकई इतने जेन्युइन वोटर्स हैं जो इस वोटर लिस्ट में है, इस स्टेट की वोटर लिस्ट में है, भारत सरकार के। यूपी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ पिछले 5-6 वर्ष पहले, और राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है, जिससे पंचायतों के चुनाव होते हैं और पार्षदों के चुनाव होते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है, जिससे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन दोनों को साइड बाय साइड रख करके देखा गया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया, और उसमें पाया गया कि विचलन है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस सूची में हैं, वहाँ नहीं है, और उसमें हैं और यहाँ नहीं। तो ये तो स्थापित हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि पूरा देश एकटक देख रहा है इस निर्णय की तरफ कि कौन सी ऐसी घड़ी आएगी, कौन सा ऐसा समय आएगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा,
कौन सी ऐसी घड़ी आएगी जब हम पवित्र चुनावों की बात, पवित्र मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या, वाजिब संख्या क्या है, उन सब पर हमें प्रेडिक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी तो हम इसलिए इसको प्रश्न मान रहे हैं, इसको एक विषय मान रहे हैं, क्योंकि इस विषय में सुधार की आवश्यकता है। तो घूम फिर कर आप देखिए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, आपकी वोटर लिस्ट आपके आधार से मैप होगी, आपका आधार ऑलरेडी आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपके बैंक खाते में आपने अपना आधार लगा ही रखा है। तो 3 तरह से 4 तरह से जब जेन्युइनिटी किसी की प्रूफ हो जाएगी, तो ये जो डुप्लीकेसी है, एक जगह में नाम है, दूसरी लिस्ट में नाम है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये थोड़ा सा और एक्यूरेसी आएगी और वोट का प्रतिशत उसमें मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों में और ज़्यादा बढ़ेगा जब ये नई व्यवस्था हमारे सामने आएगी। जी, बड़ी बात सर कि एटलीस्ट वोटर लिस्ट शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन कि हाँ उस पर कोई भी सवाल उठाने लायक वो बात ही ना बचे, नौबत ही ना आए। मैं प्रबल जी आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ये जो आप जैसे हम और आप आम इंसान हैं, अपना काम करते हैं डेली बेसिस पे और जनता के साथ अलग लेवल पे जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक बिजनेसमैन हैं जो भी, तो आपको क्या लगता है सर कि यह वोटिंग की प्रक्रिया क्या वाकई में या इसका जो लोग हैं उनको इसका महत्व समझना चाहिए कि या जो वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या सोच रखते होंगे जिनको ये लगता है कि वोटिंग की प्रक्रिया उनके जीवन को अफेक्ट नहीं करती है, वो कितने सही हैं कितने गलत है सर? पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसा उन्होंने बोला कि एक देश, एक चुनाव, एक वोटर लिस्ट, उनका जो सोचना है, मानना है, मैं उससे पूरी तरह से जो है मैं उनके साथ में हूँ। मैं उनके जो उन्होंने बात कही उससे कहीं ना कहीं सहमत हूँ। दूसरा, जैसा सर ने बताया कि पहले तो हम अपने जो मत है उसकी जो कीमत है उसको जाने पहचाने। हमारे जो मतदाता है वो शायद जो गांव में रहता है, जो तहसील में रहता है, छोटी तहसीलों में रहता है, वो उस मत की कीमत को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है जो शहरी मतदाता है उसकी तुलना में। शहरी मतदाता एक दिन की वो 7 डेज़ या 6 डेज़ वर्किंग है, उसको एक दिन की कीमत शायद वो छुट्टी को ज़्यादा मानता है और उस दिन जो है मत अपना जो है देने के लिए नहीं जाता है। लेकिन मैं उन वोटरों से, उन मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि आपके भाग्य, आपका जो आने वाला जीवन है उसको डिसाइड करने वाले कुछ जो लोग हैं, कुछ जो राजनीतिज्ञ है, वो आपकी भाग्य का वहाँ पर लिख रहे हैं संसद भवन में बैठ करके। उन लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि वो आपके लिए क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं नेशनल लेवल पर, देश के स्तर पर, जो आपके देश को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे विश्व में। तो आपको अपना जो स्टेट का, अपने जो कंट्री का प्रतिनिधि है, आपको उसको चुनने का मौका मिल रहा है। आपको उसके चुनाव में आपको उसको चुनने का मौके को कभी भी जो है भूलना नहीं चाहिए, उस दिन को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, वो आपके लिए क्या पॉलिसीज़ बना रहा है, कहाँ पर जा कर के आप जो है प्रभावित होंगे उन पॉलिसीज़ से, वो किस स्तर पर सोच रहा है, आपको उसके लिए काम करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने लिखने का मतलब कि आपने कोई डिग्री ले लिया है, आपने कोई जो है कहीं पर आपके नाम के आगे क्या सरनेम है या आपके बैक में क्या है, आपको उस पर नहीं विचार करना चाहिए। वो आपके देश के लिए क्या कर रहा है, आपके उस जो सबसे छोटे स्तर पर व्यक्ति है उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। और एक मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से इन आप ही की बात में जोड़ते हुए, चूँकि आपने कहा कि एक बात कही थी आपने कि मतदाता करीब करीब संतुष्ट हो गया है, शायद इसलिए भी निकल कर जा नहीं रहा है, तो यह तो उल्टी बात होनी चाहिए ना कि यदि मतदाता कार्य से संतुष्ट है तो जिसके कार्य से संतुष्ट है उसको और बढ़ के इंसेंटिव देना चाहिए और बढ़ के उसको ताकत देनी चाहिए कि अगर सीट जीत रहे हैं तो हो सकता है वोटिंग मार्जिन बढ़ना चाहिए आपका। यदि वोट परसेंटेज भी एक चीज़ होती है, आप अगर निकलते हैं और केंद्र सरकार को, मान लीजिए आज की सरकार को 50% प्लस वोट मिलता है, तो ये अपने आप में एक रेफरेंडम होगा कि आप कितना स्ट्रेंथ उनको दे रहे हैं। खैर, और एक चीज़ मैं आप दोनों से ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप दोनों जो कि जीवन को देखते रहते हैं, समाज को देखते रहते हैं और पिछले 10 साल में एक परिवर्तन भी है कि
क्या कुछ बेसिक मतदाता की सोच के फंडामेंटल्स भी चेंज हुए हैं क्या? कि पहले जैसे वादों पर चुनाव होते थे कि हम ये करेंगे, आज का चुनाव हो रहा है हमने ये कर दिया है। तो क्या मतदाता की सोच में आप क्या परिवर्तन देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि मतदाता को एक चुनाव कर रहा है एक ऐसे आदमी को अधिकार देने का जो उसके भविष्य का या भाग्य का फैसला करेगा, तो उस आदमी का चरित्र, उस आदमी का 24 घंटा, उस आदमी का कार्य, उस आदमी के कर्म मतदाता देख रहा है या सिर्फ जो आदमी बोल रहा है? कुछ लोग हैं जो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है, अपने अपने मतदाता को हर कोई रिझाने का प्रयास करता है। तो क्या मतदाता शब्दों से ज़्यादा अब कर्म देख रहा है डॉक्टर साहब? सदैव ये समाज सदैव कर्म देखता है और परिणाम देखता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरी ये व्यवस्था है, पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ये बेसिकली दो पार्ट में है। पहला है डेमोक्रेसी और दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आता कहाँ से है? डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के थ्रू आता है डेवलपमेंट। आप देखिए कि हिंदुस्तान का पिछले 10 सालों में जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है उसमें 5 संख्या का उछाल आया है, सुधार आया है। 46 नंबर पर थे हम लोग दुनिया के डेमोक्रेटिक इंडेक्स में और आज हम लोग 41वें नंबर पर हैं। तो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ी हैं, डेमोक्रेसी के प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ी है लीडर्स की, पार्टियों की, सरकारों की, और बट ऑब्वियस है कि एक आम आदमी की भी रुचि इसमें बढ़ी है। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं आप लोगों के इस संवाद में, संदीप जी, अभी हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर हम वोट नहीं देते हैं, अगर हम अपना मत नहीं देते हैं, तो क्या वाकई हमारा मत नहीं माना जाएगा? जी नहीं। अगर 45% लोगों ने मिल करके किसी एक लीडर का चुनाव कर लिया, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, बाकी जो बची हुई जो वोटिंग की जिनकी ताकत है, उन लोगों को भी 45% लोगों ने उनकी तरफ से भी चुन लिया। डिसीज़न लेने के लिए 100 लोगों को आना था और 100 में 45 लोगों ने ही डिसीज़न ले लिया और वो मान लिया गया कि 100 लोगों का डिसीज़न है। यहाँ तो संख्या का चलता है प्रजातंत्र में कि भाई जिसका एक वोट भी ज़्यादा है वो जीत जाता है और जिसका एक वोट कम है वो हार जाता है। तो ये बात हमें बैठानी पड़ेगी, लोगों के, आम आदमी के दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो बगल वाले जो आपके रहने वाले हैं, आपके पड़ोस के गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले हैं, वो आपकी वोट का फैसला कर लेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, वो जो कर लेंगे आपको मानना पड़ेगा। ये बात हमें बहुत गहरे से अंदर तक लोगों को पहुंचानी पड़ेगी, उनके जेहन में। थोड़ा सा एक इसमें विषय में और जोड़ता हूँ, हम आखिर लीडर चुनते क्यों हैं? हमारे लिए एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो नेताओं का चयन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, क्यों चुनते हैं हम? वो इसलिए चुनते हैं कि हमारा विकास हो। पॉलिटिक्स का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो आउटकम है, वो विकास है। वो चाहे विकासशील से विकसित भारत बनाने का हो, चाहे हमारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का हो, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हो, कुछ भी है, जो भी आपने मानक तय किया, जो आपने मंजिल तय की, जो आपने लक्ष्य तय किया, वो डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट आता है डेमोक्रेटिक पॉलिसीज से, जो राजनीतिक लोग जैसा कानून बनाते हैं, जैसी योजनाएं बनाते हैं, उस तरह से देश उस रास्ते पर जाता है। तो देश एक सही रास्ते पर है, ये ऐसा पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्य इस बात को मान रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को बार बार सतर्क करने की आवश्यकता है, उनको झकझोरने की आवश्यकता है, पकड़ पकड़ के हिलाने की आवश्यकता है कि आपको अपना वोट देना है। अगर आप अपना वोट नहीं डाल रहे हैं तो बगल वाला आपका भी वोट डाल देगा, फिर उसकी जिम्मेदारी बगल वाला आपसे लेगा नहीं कि मैंने आपके लिए भी वोट डाला था। ज़रूर डालें, वोट डालना चाहिए, आपका अधिकार नहीं है। मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो मंच से भाषण देते हैं, विचार बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि साहब मतदान आपका अधिकार नहीं है। मतदान आपके अधिकार से कहीं ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, और जो लोग भी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं
वो कहीं न कहीं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी लोकल जो उनकी परिस्थिति है, जो भूमिका है उसके साथ, और अल्टीमेटली देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर वोट डालना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप जी। सर, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बात बताई कि भई आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी जगह कोई और दे रहा है। फिर आपका जो फैसला लेने का अधिकार है या आपका जो एक निर्णय लेने का अधिकार आप किसी और को सौंपना चाहते हैं, हो सकता है कि बगल वाले ने किसी और को सौंप दिया, बाद में आपके पास सवाल उठाने को बचेगा नहीं। प्रफुल्ल जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। सर, कुछ स्टेट्स में बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है, हम क्यों कहें कि सिर्फ कम हुआ है। वेस्ट बंगाल की जनता ने लाजवाब वोटिंग की है, छत्तीसगढ़ की जनता ने लाजवाब वोटिंग की, त्रिपुरा की जनता ने लाजवाब वोटिंग की, और भी कई स्टेट्स में बढ़ रहा है। तो जो आपने कहा कि गांव देहात का जो इंसान है, मैं मेरी अपनी सोच है सर, जो लोग पढ़े लिखे लोग बड़े ओवर रेटेड होते हैं, ठीक है, उनके पास सारा ज्ञान नहीं होता, वो कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्चुअल समझ जीवन की जो है ना, हमारे इस तबके को है, ठीक है, जो अपने वोटिंग में दिखा रहा है कि मुझे एक्चुअल समझ है, आई एम मच बेटर, आई एम मच स्मार्टर देन यू। सिर्फ पढ़ाई या किताबी या डिग्रियों से जो आपने कहा, उसी से समझ नहीं आती। समझ जीवन को पढ़ने से आती है, जो वो लोग बेहतर समझते हैं। तो एक तो ये कि उन स्टेट्स में एक अच्छी वोटिंग हो रही है, और मेरा सवाल आपसे है कि उनसे क्या सीख लेने की आवश्यकता है सर, जो एक अपने थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़, फिफ्थ फेज़, सिक्स फेज़, सेवन्थ फेज़ के लिए जो बचे हैं हमारे चुनाव, आगे आने वाले इन 5 फेज़ के चुनाव के लिए उन स्टेट से, वहाँ की जनता से क्या सीख लेने की आवश्यकता है सर? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, या अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे आपने एक नाम लिया वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो सरकार है अभी, जो प्रेजेंट में राज्य सरकार है, कहीं ना कहीं जनता उसके कार्य से असंतुष्ट है, और वो वहाँ पर अपने जो संसद है, नए सांसद है, वो वहाँ पर चुन करके भेजना चाहती है। शायद मैं अपनी बात को कह पाया हूँ, आप शायद समझ भी रहे होंगे कि वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है, किसके पक्ष में बढ़ रहा है, और वहाँ से जो 400 पार का लक्ष्य है, शायद हमारी आप जो है वहाँ पर जिन स्टेट्स में बढ़ रहा है, पहले भी जो है हिंदी बेल्ट्स के अंदर में जो है आपके जो है पूरे स्टेट की जो है सभी सीटें जो है जो प्रेजेंट सरकार है वहाँ गई है। अच्छा, बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग अपना मत कास्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी सहमति दे रहे हैं उन लोगों के साथ में जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एक वाकया, मतलब मैं तो जो है आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भी सुना है, मिस्टर प्रदीप सिंह जी है जो कि आपका अखबार चैनल से मैंने उनको सुना और उन्हीं से जाना कि पाकिस्तान में एक बार निर्णय हुआ कि कोई स्टेट था जो इंडिया के साथ में जाना चाहता था, और उसकी जो पॉपुलेशन थी वो टोटल पॉपुलेशन अराउंड 3.5 लाख पॉपुलेशन थी। 3.5 लाख पॉपुलेशन में से जो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसने लगभग 90% वोट कास्ट किया, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी में थी, बट उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। वहाँ पर लगभग 1.5 लाख हिंदू जो पॉपुलेशन थी उसने अपना जो है वोट कास्ट नहीं किया। ओवरऑल जो वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और जो वो राज्य था वो भारत में नहीं विलय हो पाया, वो विलय हुआ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में विलय होने के बाद में जो वहाँ का हिंदू पॉपुलेशन था वो 1 साल के अंदर में जो वहाँ 70% पॉपुलेशन था, 70% पॉपुलेशन हिंदू था, वो वहाँ पर 10% ही रह गया। वहाँ पर या तो वो लोग पलायन कर गए या वहाँ पर सिर्फ लोग कन्वर्टेड हो गए, और आज की डेट में वहाँ पर 1% से 2% हिंदू पॉपुलेशन केवल बचा है। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वोट कास्ट ज़रूर कीजिए, और सिर्फ ये कास्ट बेसिस पर नहीं, आप मेजॉरिटी में हैं तो भी, आप माइनॉरिटी में हैं तो भी आपको अपना वोट कास्ट ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप अगेंस्ट में, कम से कम आपने पार्टिसिपेट किया। गेम्स जो है जीतने के लिए आपको खेलना नहीं चाहिए, आप
जो है गेम्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्पोर्ट्स के अंदर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसे मानता हूँ कि आपका पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो आप जो है पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए किसी भी चीज़ में। और चुनाव जो है वो बहुत बड़ा, जिसमें पूरा देश पार्टिसिपेट करता है, आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसका मतलब ये है कि हमें जैसे एक आम जनमानस को जो लगता है कि सिर्फ हमारे वोट देने से हमारा इतना ही जीवन प्रभावित हो रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पूरा का पूरा जीवन, आगे आने वाली पीढ़ियां, पूरा जो आपको पूर्वजों ने जो आपको संस्कार धर्म दिए थे, किस तरीके से हज़ारों साल से किनसे लड़ते हुए आज अगर हमको एक हिंदू वे ऑफ लाइफ मिला है तो हमारे पूर्वजों की देन है। पर आपने बताया कि लेकिन उस पीढ़ी ने वो फ़र्ज़ नहीं निभाया वोटिंग करने का, तो अगली पीढ़ी पूरी जो है क्या जी रही है, वो पाकिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान में, वो उनका जीवन जानता होगा। और पल मैं और कहना चाहूँगा इसमें, अभी जो हमारा जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट सरकार है उससे इस वजह से जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। मैं हालांकि मैं उसी एज में हूँ, मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आपको जो हमारा यूथ है वो अगर ये सोचता है, अगर वो ये सोचता है कि हमने कोई अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया है या हमने कोई डिग्री प्राप्त कर लिया है या हम जो है कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमने किताबों में पढ़ाई कर ली है और उसकी बेसिस पर हमें कोई भी जो है नौकरी दे देगा, तो मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपको अपनी पढ़ाई उस वे में करनी है कि आप लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सके, तो आपकी पढ़ाई जो है जिसे कहते हैं सारगर्भित है, वरना आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है। मैं जो हमारे यूथ है उनको कहना चाहता हूँ कि आप वो पढ़ाई पढ़ें कि आप 10 लोगों को, 100 लोगों को रोज़गार दे सके, देने वाले बनिए। आप सरकार से जो डिमांड कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि सरकार आपको, जो आप 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ में से अगर आप यूथ जो है कहते हैं अराउंड 35 करोड़ की पॉपुलेशन यूथ है, आप सोच सकते हैं कि 35 करोड़ लोगों को सरकार रोज़गार प्रोवाइड कर सकती है? रोज़गार प्रोवाइड कर सकती है, नौकरी नहीं दे सकती। नौकरी का मतलब भी आप केवल सरकारी नौकरी सोचते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं या कोई भी पार्टी आकर के आपको नौकरी दे देगी, तो आप ये आज मेरे से लिखवा लीजिए कि कोई भी विश्व का कोई भी व्यक्ति आपको जो है 35 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, रोज़गार सृजित जो है कर सकता है। हमारी सरकार जो है रोज़गार सृजन में है। और आप ये मानिए कि मज़दूर मज़दूरी करता है, वो हाथ पैरों से काम करता है। आप बौद्धिक, आपने अगर ये सीख लिया है कि 2 गुणा 2 4 होता है और आप उससे सोचो कि अब आपको कोई नौकरी दे देगा और आप जो उससे परिवार पालन करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आप कुछ कर रहे हैं। आपको जो है रोजगार देने वाला होना चाहिए और उसका जो है अंततः रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप 10 लोगों को और पढ़ा दो कि भाई अकबर जो है उसने शासन किया था, उसका क्या महत्व है? आपको जो है अंततः कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है दिखना चाहिए वहाँ पर। सर मैं कहना चाहता हूँ, जिस चुनाव में मतदान के प्रतिशत पर चर्चा कर रहे हैं, वो चुनाव बेसिकली लोकल इलेक्शन है ही नहीं। आप जिन लोगों को लोकसभा के लिए चुन रहे हैं, चुनने जा रहे हैं, वही हाउस में बैठ कर के वही सारे लोग मिल कर के देश की विदेश नीति बनाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर हम एक कानून बनाएं हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया से ये पूछें कि ये बताइए, मेरे यहाँ एक लीडर है नरेंद्र मोदी और मैं 6 महीने के लिए इनको किसी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए डेपुटेशन पर भेजना चाहता हूँ, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि सबसे पहले अमेरिका दरखास्त लेकर के खड़ा होगा हमारे आपके पास कि साहब पहले सबसे पहले वाला जो 6 महीना है वो मुझको दे दीजिए। आज आपने ऐसी लीडरशिप दी है उत्तर प्रदेश को, जिस राज्य में भी कानून व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, खोट होती है, वहाँ की जनता कहती है कि योगी होते, उनका बुलडोजर होता तो सब ठीक कर देते। तो आप सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर की सरकार नहीं चुन रहे हैं, आप वो प्रतिनिधि नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि जो सरकार आपने बनाई थी उसने विदेशों में आपकी कैसी हैसियत बढ़ाई है।
एक हिंदुस्तानी होने का जो गौरव आपको मिला था, आप विश्व गुरु थे, तक्षशिला और नालंदा आपकी पूरी दुनिया में ज्ञान के पीठ थे। उस दिशा में आप देखिए साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, संस्कार, शिष्टाचार कहाँ पहुँच गया है आपका देश, ये कौन ले जा रहा है। और मैं अपनी बात समाप्त करूँगा इस बात से कि ट्रेन के डिब्बे कभी उसकी रफ्तार डिसाइड नहीं करते हैं। ट्रेन के डिब्बे कभी आपको मंजिल तक नहीं ले जाते हैं। अगर कोई ले जाता है तो वो ट्रेन का इंजन ले जाता है। भारत सरकार में जो इंजन आप लोगों ने फिट किया है नरेंद्र मोदी जी का, मुझे लगता है कि एकदम ठीक है। विदेशी लोग सब उसको प्रूफ कर रहे हैं और हम लोग तो रोज़ के जीवन में देख रहे हैं। योगी जी को जो आप उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, ऐसे वाइब्रेंट लीडर की आवश्यकता है जिनकी उम्र कुछ भी है, उनका अनुभव कुछ भी है, लेकिन उनका जो जोश और उनका खरोश है वो बिल्कुल अभी 25 साल वाले युवा जैसा उनके अंदर जज्बा है। और ऐसे लोगों को, जज्बे वाले लोगों को ही अवसर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो खामोशी दिखाई दे रही है मतदाताओं में, ये इस पूरी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आप अपने इंजन में तेल पानी डालिए, कोयला और झोंकिए, उसमें स्टीम बने, बिजली से कनेक्ट करिए। एक तरफ से बिजली आपने दे रखी, दूसरी तरफ से डालिए। इस नेतृत्व को जितनी तेज आप दौड़ा देंगे, जितनी ताकत इसको आप देंगे, आपका देश उतनी ताकत से आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये इतनी बड़ी बात आपने कह दी सर कि इंजन ही सब कुछ है और आप इंजन चुनने जा रहे हैं। तो दर्शकों, रिक्वेस्ट, दर्शक सर हमारे बहुत गुणी हैं, ये मैं जानता हूँ, अपने कमेंट्स में बताते रहते हैं। जी 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 जी, तो दर्शक तो हमारे सर ज़रूर वोट देने जाएंगे। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अन्य लोगों तक भी यह बातें लेकर जाएं और थोड़ा सा स्वयं हम लोग आसपास अपने चुनाव के दिन देखें, उससे 1-2 दिन पहले देखें कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, उसको पर्ची मिली कि नहीं। ये किसी कार्यकर्ता का कार्य नहीं है, ये हम सबका अपना कार्य है। ठीक है, मैं भाजपा मैंने ज्वाइन नहीं की है और फिर भी मैं यह कार्य करूँगा कि भाई जिसको जो वोट देना है वो जाके दे, जिसको मर्जी देना, उसमें हमारी कोई तकलीफ नहीं। हम बैठ के किसी को समझाने नहीं जा रहे, सब लोग गुणी हैं। हाँ, बस अपना वोट का जी, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहूँगा, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। जो भी हमारा ये एक्टिविटी है, देश स्तर पर जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव है। आपको पूरे विश्व में इतना बड़ा जो है जनतंत्र कहीं पर नहीं है। अपना वोट ज़रूर डालें, सिर्फ मेरा इतना रिक्वेस्ट है। कम से कम एक छोटी सी इल्तिजा ये कि संदेश खली की औरतें हैं, वो संघर्ष कर रही हैं, बंगाल के लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके हिम्मत जज्बे को देखकर, जिस परिस्थिति में वो लोग निकल कर अपना अगर 75% वोट दे रहे हैं, तो हम लोग तो फिर भी बहुत आराम से हैं। ज़रूर देना चाहिए वोट। और इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने को। आपके सब सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम, अभिनंदन, उनका अभिवादन। एक बहुत बड़े उत्सव के हम लोग सब भागीदार बनने जा रहे हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने ये देखा है एपिसोड, ये कुछ ऐसी क्रांति करेंगे कि अगली बार हम लोग चर्चा कर रहे होंगे कि इन दर्शकों ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। मैं इस योजना के साथ, इस विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूँ आपके सब दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, और आज के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें बहुत दूर तक जाती हैं, ज़रूरी बातें हैं, जानी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी, नमस्कार।